नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 4 का अलार्म। दिन भर की हर बड़ी खबर को आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे 4 ऐसी खबरों के साथ जो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहली जो खबर है नोएडा से, क्योंकि फिर से बड़ा आग हादसा हुआ। 5 मंजिला इमारत में भीषण आग, 2 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। दूसरी खबर, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज पर रोक को लेकर उठे सवाल, सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। और तीसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गुस्साई जनता का लॉन्ग मार्च, मुनीर शहबाज की सत्ता को चुनौती। और चौथी खबर, सेमीफाइनल में स्पेन से पिटा फ्रांस, तो देश में हिंसा और आगजनी पर उतरे फैंस। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी 4 तस्वीरों के जरिए जो कि सुर्खियों में है, लेकिन क्यों, पता करते हैं। देखते हैं 4 तस्वीर। जो सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं आप, अरुणाचल के मेंचुका में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो है जो सामने आया। चट्टान खिसकने से रास्ता पूरी तरह से बंद है, कई गांव का संपर्क भी कट चुका है इसके साथ। ये देखो, मौसम में ये खबरें दिखाने का मैसेज भी है, इसमें मकसद भी है कि आप भी अगर पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हो, जा रहे हो, तो बहुत सावधानी पूर्वक जाएं, सावधानी बरतें। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी तस्वीर। मुंबई के कोस्टल रोड की टनल में बड़ा हादसा हो गया, कार में आग लग गई, काफी देर तक फंसी रही कई गाड़ियां। यहां पर देखिए, टनल के अंदर ही ये गाड़ी धू धू कर चल गई। इस वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का काफिला। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के करीब वसई में तेज आंधी के दौरान हादसा हुआ, सीमेंट का शेड उड़कर महिला पर जा गिरा और सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई। ये देखिए तस्वीर, भीषण वसई महाराष्ट्र की तस्वीरें। वहां पे 2 महिला मौजूद थी, एक देखिए बाल बाल वहां पर बची, तो तुरंत निकली, लेकिन एक मलबे के चपेट में आ गई, उसको चोट आई है। ये देखिए, यह सीमेंट का शेड है। मुंबई महाराष्ट्र में इस वक्त चूंकि जो बारिश हो रही है, कई जगह हादसे हुए हैं, कहीं पेड़ गिरकर गिरे हैं और कहीं ये देखिए सीमेंट की शेड। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण पर चल गया बुलडोजर। रेलवे की जमीन से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। ये देखिए, तस्वीरों के बाद 4 के अलार्म की करते हैं शुरुआत। और पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा में आज एक और आग हादसा हुआ। यहां के सेक्टर 66 के मामूरा गांव में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और आग हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 50 लोगों को बचा लिया गया है। आग बड़ी ही तेजी के साथ फैली, जिसके कारण इमारत से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। कई लोगों को बगल की इमारतों में सीढ़ी लगाकर सुरक्षित निकाला गया। शुरुआती जांच के मुताबिक आग इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से हुई और पेट्रोल की गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई, जिससे आग तेजी के साथ फैल गई। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। आग हादसे की भयानक तस्वीरें नोएडा सेक्टर 66 की हैं। यहाँ के मामूरा गांव की तंग गलियों में बनी एक 5 मंजिला इमारत में आज अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वो इन तस्वीरों में साफ हो रहा है। हादसा होते ही राहत और बचाव की कोशिशें तेज हुईं। तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में दिक्कत हुई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ पहुंची। आग में फंसे 50 परिवारों को निकालने और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कई लोगों को बगल की इमारतों में सीढ़ी का पुल बनाकर निकाला गया। हालांकि ये भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। आग हादसे में झुलसने से उनकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी से शुरू हुई जो चार्ज हो रही थी। आग की चिंगारियों ने फौरन ही बगल में पेट्रोल की गाड़ियों को चपेट में ले लिया और फिर आग फैलती चली गई। इस हादसे के बाद इस 5 मंजिला इमारत के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ FIR दायर कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब आपको सुनवाएंगे इस आग हादसे के बाद मामूरा गांव के लोगों ने क्या कुछ बताया, इसको लेकर आग कैसे लगी, कैसे फैली, ये देखिए, सुनिए।
उस वाले गेट था, इसके 2 गेट है। अच्छा। हाँ, इसके उधर वाले गेट पे था मैं मार्केट जा रहा, तो मैंने देखा आग लगी है, तो मैंने भी बाइकें बचाई, 2 से 3 तक बाइक बचाई। तो कैसे कैसे आग, मतलब क्या क्या ये आग लगी थी इलेक्ट्रिक स्कूटी की वजह से, उसमें फॉल्ट हुआ था कुछ, उसकी वजह से आग लगी क्या थी। चार्जिंग हो रही थी बाइक में, क्या था? पता नहीं, ये मुझे पता नहीं चार्जिंग हो रही थी, पर इसमें मतलब बिल्डिंग में कोई ऐसा नहीं था सेफ्टी वगैरह जिससे कि लोग आग बुझा सके। इसी लापरवाही की वजह से आग और बढ़ी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती है? गाड़ी आई थी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही, मतलब पुलिस उससे थोड़ी पहले आ गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी लेट आई थी। तकरीबन कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इसमें कम से कम 50 से 60 लोग होंगे। मतलब अभी कुछ लोग 5 से, मतलब कुछ रूमों में भी आग लग चुकी है। अभी वो लोग है नहीं जो आगे देखेंगे हमारे रूम में आग लग गई है, वो क्या सोचेंगे। 40 से 50 लोग ऊपर जो सिटी लगी है उससे लोगों ने उनकी मदद की थी। तकरीबन कितने दूसरी लोग छत इसमें पे रहते निकाले होंगे? इतने सारी, ये तो अभी बन रही है, इसमें से 40 से 50 लोग सिटी के द्वारा रेस्क्यू करे गए थे। हादसे के बाद हमारे सहयोगी दिव्यांकर ने घटनास्थल का जायजा लिया, देखिए। नोएडा के सेक्टर 66 में ममूरा गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई और जिस मकान में आग लगी उसके हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर का ये मकान है और यहीं पर जो जानकारी मिली, तकरीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास जो आग है वो लगती है और जिसके बाद जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचती हैं। 7 गाड़ियां दमकल विभाग की बुलाई जाती हैं और 50 के करीब लोग इस मकान में फंसे होते हैं और जिन्हें रेस्क्यू करके जो नोएडा पुलिस है और जो दमकल विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंचती हैं वो इन्हें निकालती हैं और जिनमें से जो जानकारी मिली है और 2 लोगों की जो मौत है वो पुष्टि हो चुकी है। एक महिला और एक पुरुष की मौत की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है और जो जिस तरह से इस पूरे मकान में आग लगी और जिसमें 50 लोगों के फंसने की जो नौबत है वो भी स्थिति सामने देखने को मिली। पूरा जो सामान अंदर का जलकर वो भी राख में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी तरह लापरवाही हुई और जो जानकारी सामने निकल कर आई कि एक जो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो चार्जिंग में लगी हुई थी और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लगती है और पूरे मकान में, ये आप ग्राउंड प्लस 5 मंजिला फ्लोर का जो मकान है ये देख पाएंगे और इसमें भीषण आग जो है वो लग जाती है। कई लोग जो है वो फंसे रहते हैं और राहत की बात ये रही कि तमाम लोगों को जो सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ 2 लोगों की मौत की जो पुष्टि है क्योंकि आग काफी ज्यादा थी और दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो भी सामने निकल कर आ रही है। तो इस पूरे मामले में जो नोएडा पुलिस है उसने लापरवाही के तहत जो FIR है वो भी दर्ज की है और देखने वाली बात हुई कि जब जांच और आगे बढ़ती है तो क्या कुछ चीजें और भी सामने निकल कर आती हैं। दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, नोएडा। और अब बात अगली खबर की। लखनऊ के प्रतिष्ठित KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नॉनवेज पर पाबंदी को लेकर विवाद गहरा गया है। दीक्षांत समारोह में आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल मेस में नॉनवेज पर पाबंदी लगा दी। यूनिवर्सिटी के किसी मेस में ना नॉनवेज बनेगा ना परोसा जाएगा। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि यूनिवर्सिटी में देश भर से छात्र आते हैं, उनके खाने की पसंद का फैसला यूनिवर्सिटी कैसे कर सकती है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से एक लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिनों किसी नए शोध या इलाज के लिए नहीं बल्कि नॉनवेज खाने पर पाबंदी को लेकर चर्चा में है। KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खाने की क्वालिटी और छात्रों की सुविधाओं का मुद्दा क्या उठाया। यूनिवर्सिटी में आनन फानन में नॉनवेज खाना बनाने पर, परोसने पर पाबंदी लग गई। अब तक यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की मेस में हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज खाना भी पकाया जाता था। KGMU के चीफ प्रोफेसर के सावलानी ने सभी 21 हॉस्टल मेस को लिखित आदेश दे दिया है कि वो नॉनवेज खाना बनाना और परोसना बंद करें। लेकिन इस मुद्दे पर KGMU के अंदर और बाहर विरोध शुरू हो गया है। ये जिसको जो खाते हैं लोग वो खाना चाहिए और पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। मेरा ये मानना है कि KGMC में डिफरेंट टेरेन के लोग पढ़ते हैं, ऑल इंडिया से हर जगह से आते हैं, तो हर जगह के अपना फूड सप्लाई अलग है और इस तरीके से कि मतलब नॉनवेज फूड को अलाउ करना चाहिए। तो छात्र भी दो धड़े में हैं, कुछ चाहते हैं कि नॉनवेज चले, कुछ नहीं चाहते, इसके खिलाफ हैं और कुछ कह रहे हैं कि जिसकी जो मर्जी वो खाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का फैसला कहां लागू होगा और कहां नहीं, इस पर ज्यादा जानकारी दी यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता प्रोफेसर KK सिंह ने। क्या कह रहे हैं KK सिंह, सुनते हैं।
हम लोगों के यहाँ 3 तरह की मेसें हैं। एक जिसका संचालन केजीएमयू करता है, दूसरा जो कोऑपरेटिव मेसें हैं जो बच्चे खुद चलाते हैं, और तीसरा जो ऐसे हॉस्टल हैं जिसमें सैटेलाइट रूम्स दिए गए हैं जिसमें किचन होता है। तो जिसमें किचन होता है वो लोग स्वतंत्र हैं, अपना बनाएं। जिसमें कोऑपरेटिव की मेसेज है उसमें भी हमारी कोई रोक नहीं है। जो केजीएमयू द्वारा संचालित मेसें हैं उसमें हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है कि केजीएमयू की तरफ से न बना के परोसा जाए। जिन बच्चों को भी खाना है वो बाहर जाके खा सकते हैं, अपने रूम में मंगा के खा लें, लेकिन मेस के अंदर न परोसा जाए। किसी की थाली से आपका क्या लेना देना सर? ये सवाल सोशल मीडिया पे है, बच्चे पूछ रहे हैं आपके यहाँ, मैं क्या खा रहा हूँ, ये तो मेरा हक है, लोकतंत्र है। नहीं, जो ये मेस हमारी है केजीएमयू की, वो हम परोसेंगे, वो हम अपने हिसाब से परोसेंगे, और जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा, प्रोटीन की जो कमी है उसको हम लोगों ने उसका सब्स्टिट्यूट उसी दाम में उससे अच्छा सब्स्टिट्यूट देने की व्यवस्था की है। और हमारे उनको खाने पे रोक नहीं है, वो उन लिमिटेड मेसेज में मत खाएं, उसके अलावा जो कोऑपरेटिव मैसेज उसमें खाएं, अपना रूम में पका के खाएं, बाहर जाके खाएं, उस पर कोई रोक नहीं। वैसे खुद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी भी इस आदेश पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि केजीएमयू में देश भर से छात्र आते हैं जिनके खाने की प्राथमिकता अलग अलग होती है। इस बीच केजीएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने 6 सदस्यों का एक टास्क फोर्स बनाया है जो राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दों, खाने की क्वालिटी सुधारने और छात्रों की सुविधाएं बेहतर करने पर 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। लखनऊ अपने अवधी व्यंजनों के लिए मशहूर है जिनमें कई नॉनवेज व्यंजन भी शामिल हैं। लेकिन इसी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नॉनवेज खाने पर पाबंदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इसे तुगलकी फरमान और बेतुका आदेश बता रहा है। एक सबसे बड़ा चिकित्साई संस्थान जहां पे दुनिया का टॉप ब्रेन आता है, वहां आप ऐसे बेतुका सर्कुलर लगा के आप क्या बताना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कितनी बैकवर्ड है ये समझ में आया। विश्वविद्यालय प्रशासन जो सरकार के इशारे पर ये कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। उधर बीजेपी का कहना है कि इसे बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे, तो इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब जन भवन की टीमों ने जांच में पाया कि 3 हॉस्टल्स की मेस में नॉनवेज खाना पक रहा था और 2 में एक्सपायर्ड मसाले इस्तेमाल हो रहे थे। इसके बाद दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने सीधे तौर पर नॉनवेज खाने पर रोक का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन खाने की क्वालिटी, साफ सफाई और छात्रों की सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर दिया। तो केजीएमयू के हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाना परोसने को लेकर धर्म गुरुओं की राय भी अलग अलग है। सुनवाते हैं। देखिए, अपने मुल्क में मोर देन 61% इंडियंस जो हैं वो नॉनवेज हैं और प्यू रिसर्च सेंटर और जितने भी रिसर्चर्स हैं सब बार बार इस बात को साबित कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो इंसानों के अपने हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे लोगों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और फिर इस तरीके के फैसले वो भी अगर केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो लिहाजा मेरी केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं, हर जगह का प्रशासन है, हर जगह की एक परंपरा है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं, इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है। और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है आपके सामने रखते हैं। 4 बिग न्यूज देखिए। परिसीमन बिल पर एनसीपी शरद गुट ने दिए समर्थन के संकेत। सुप्रिया सुले बोली, अगर राज्यों में 50% सीटें बढ़ी तो करेंगे विचार। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ऐतिहासिक क्षण, दोनों देश साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करें। वहीं देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम का स्थल बदलने पर हंगामा। देर रात सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डीजे वाले बयान पर अभिषेक बनर्जी की पेशी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सौंपा वॉइस सैंपल।
पश्चिम बंगाल सीआईडी कर रही है मामले की जांच। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व का सवाल बना हुआ है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक राजा वंडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने वंडिंग को बनाए रखने की पैरवी की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजा वंडिंग के नेतृत्व के खिलाफ हैं। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने 6 दिन बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल को सौंप दिया है। और बघेल ने यह भी कहा है कि चन्नी को झटका दिया है कहकर कि पंजाब में सिर्फ एक ही चेहरा होगा और वो है राहुल गांधी। इस मुद्दे पर कल ही विदेश से लौटे राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। उधर चरणजीत चन्नी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। इसका नाम है सारा पंजाब चन्नी नाल। पंजाब कांग्रेस में वर्चस्व की जंग का नया आयाम। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नया अभियान सारा पंजाब चन्नी नाल। पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर ये पोस्टर शेयर की। ये तब है जब चन्नी बनाम राजा वंडिंग का मसला अभी सुलझा नहीं है। राजा वंडिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन चन्नी को उनका नेतृत्व मंजूर नहीं। लिहाजा पंजाब कांग्रेस दो फाड़ दिखाई दे रही है। इसी मसले को सुलझाने के लिए 6 दिन से पंजाब का दौरा कर रहे पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने लंबी चर्चाओं के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है। सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। इधर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान पंजाब पर माथापच्ची कर रही है। विदेश दौरे से लौटते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच पंजाब में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जो भी चर्चा हुई उसमें चन्नी को झटका लगने के आसार ज्यादा है। तो देखिए, नहीं हटेंगे राजा वंडिंग। अब इस बीच चन्नी अपने अभियान पर डटे हुए हैं, लेकिन आपको फिर से बता दें कि सूत्र क्या कह रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजा वंडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बघेल ने वंडिंग को बनाए रखने की पैरवी कर दी है। यह बताया गया है कि वंडिंग के साथ 29 में से 25 जिला अध्यक्ष हैं और 7 में से 4 सांसद भी राजा वंडिंग के साथ ही हैं। लेकिन उधर तो चन्नी मोर्चा खुले हुए हैं और कह रहे हैं सारा पंजाब चन्नी नाल। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी और कहां से, उसको आपके सामने रखते हैं। नजर डालिए। पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली में गोली बरार गैंग के 2 शूटर्स अरेस्ट हुए हैं। कनाडा से ऑपरेट हो रहा था पूरा गैंग। 6 पिस्टल और 8 कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। नक्सल डंप से हथियार बरामद। पुणे में कोयता गैंग का आतंक। सीसीटीवी में कैद। बीच सड़क 8 से 10 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। आगे बढ़ते हैं। यह खबर यूपी से, जहां उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी चल रही है। हर जिले में प्रशासन कांवड़ियों के रूट को तय करने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के हंगामे को लेकर यूपी के मंत्री ने सख्ती दिखाई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान आया है, हुड़दंगी कांवड़ियों पर कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ठेस न पहुंचाएं। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर अभी से ही कुछ ना कुछ सियासी बयानबाजी या फिर कुछ हंगामे की खबर। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर से आई इसी तस्वीर को देखने के बाद सख्त हिदायत दी है कि हुड़दंगी कांवड़ियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनको हुड़दंग करने के लिए और डीजे पर खड़े होकर नाचने के लिए उनको मना किया, उतरने के लिए कहा, तो उन्होंने इंस्पेक्टर के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। और जब पत्रकारों ने उसको कवर करना चाहा तो पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। जब उनको हुड़दंग करने के लिए डीजे पर नाचने के लिए मना किया गया तो उन्होंने इंस्पेक्टर के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब पत्रकारों ने खबर को कवर करना चाहा तो पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। मंत्री जी को यह भी कहना पड़ा कि कांवड़ यात्री इस यात्रा की पवित्रता का ख्याल रखें, जिससे भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा में कोई कमी न रह जाए। मैं पुलिस से कहूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वो कार्रवाई करे, उम्र नजर रखे। 10 जुलाई की रात हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों और पुलिस के साथ डीजे को लेकर बहस हुई, जिसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस को धमकाया और मौके पर मौजूद पत्रकारों से मारपीट की थी। आइए कुछ जानकारी और जो भी बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। नजर डालिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़ियों को कड़ी हिदायत दी है। डीजीपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है।
यूपी के डीजीपी ने कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस का एक्शन प्लान तैयार है। शून्य घटना शून्य दुर्घटना का टारगेट है। कांवड़ मार्ग, घाट और कैंप्स पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। सीसीटीवी, स्पेशल ड्रोन से मॉनिटरिंग। इस बार डीजे के लिए सख्त नियम, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। डीजे की ऊंचाई और आवाज का स्तर जो है वो तय होगा। अपराधियों का रिकॉर्ड रखने वाले यक्ष ऐप सक्रिय। अपराधियों का 100% वेरिफिकेशन किया जाएगा। आदतन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। किसी भी धार्मिक यात्रा के दौरान सोशल मीडिया के जरिए कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसे रीलबाजों पर भी नजर रखी जाएगी। देखिए, इस बार श्रद्धा के पावन पर्व पर उन लोगों पर भी सख्त नजर होगी जो व्यूज बटोरने के लिए रीलबाजी करेंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस ऐसे वायरल गैंग की हेकड़ी निकालने की सारी तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे लोगों की निगरानी होगी जो सोशल मीडिया के जरिए समाज का माहौल खराब करने की साजिश रचते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हुड़दंगबाजी फैला के एक शांति व्यवस्था और लोक व्यवस्था के लिए भी वो एक चैलेंज बन रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अवांछित गतिविधि करने वालों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग होगी। एआई कैमरे से फेस डिटेक्शन होगा। क्राउड रीडिंग भी की जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स की ट्रैकिंग होगी। प्रशासन का संदेश साफ है, आस्था के इस पर्व में यात्रा की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो लोग भीड़ का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें डालेंगे, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी धार्मिक जुलूस के दौरान कई बार आपत्तिजनक गानों को लेकर भी विवाद होता रहा है और उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई भी फिक्स की गई है और भड़काऊ गानों पर सख्ती से रोक लगाने की तैयारी की गई है। मुहर्रम के दौरान ताजियों की ऊंचाई फिक्स की गई थी। अब यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई तय की जा रही है। लेकिन सबसे अहम निर्देश डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर दिए गए। अगर यात्रा के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाने बजाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक डीजे संचालकों को नोटिस, डीजे संचालकों के साथ बैठक। डीजे की ऊंचाई 12 फीट होगी। डीजे की चौड़ाई 10 फीट होगी। ध्वनि स्तर 75 डेसिबल होगा। आपत्तिजनक गाने नहीं बजेंगे। और ये भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भड़काऊ गाने और संगीत को न बजाया जाए, सिर्फ धार्मिक गाने को ही इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन नियमों का कितना पालन होता है। ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भड़काऊ गाने और ऐसा संगीत न बजाया जाए, सिर्फ धार्मिक गानों का ही इस्तेमाल किया जाए, वरना इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन नियमों का कितना पालन होता है। चलिए, हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं ना जाए, बने रहें, देखते रहें आप एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। ब्रेक के बाद चार के अलाम में बढ़ेंगे आगे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज होती चली जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आजादी के नारों से गूंज रहा है रावलकोट। पीओके के नेताओं की दो टूक। पीओके ना आजाद ना विवादित इलाका, ये कब्जे वाला इलाका है, अमन खान का कहना है। रावलकोट में 40 दिनों से जारी है ये आंदोलन प्रदर्शन। बता दें आपको, स्थानीय लोगों का गुस्सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महंगाई, प्रशासनिक नीतियों और दमन को लेकर बढ़ता चला जा रहा है और ये देख रहे हैं आप इसको। ये इस पर किरातादार मौजूद हैं और उन किरातादारों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर चोरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है। जुल्म की लाठी से अब पीओके की आवाज दब नहीं पाएगी। रावलकोट में जो जन सैलाब उमड़ा है वो मुनीर की सेना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आया है। 40 दिन से अपने हक की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके की आजादी आने वाली है। पीओके के लोग सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।
पीओके की 53 सीटों वाली विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गए थे। आंदोलन की अगुवाई कर रही JAAC का आरोप है कि जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं, वो पीओके में रहते ही नहीं हैं और राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल करके पीओके में अपने वफादार कठपुतलियों को सत्ता पर बिठा देती हैं। फिर पीओके के आम लोगों का हक मारा जाता है। JAAC ने इन्हीं मांगों को लेकर मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया है। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पीओके में पिछले 40 दिनों से आंदोलन चल रहा भीषण। यहाँ के लोगों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। यहाँ 2023 से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए, मई 2023 आंदोलन की चिंगारी भड़कती है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होता है। सितंबर 2025 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC का गठन होता है। मई 2024 पहली बड़ी खूनी झड़प हो जाती है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर और 100 से ज्यादा घायल की सूचना आती है। 5 जून 2026 JAAC बैन कर दिया गया। 7 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट का विवादित फैसला आया। 12 शरणार्थी सीटों को वैध ठहराया गया। 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग हुई। 7 से 8 जून 2026 पीओके में जनता का आक्रोश देखने को मिला। गुस्सा फूटा, सड़कों पर आ गई जनता। 11 लोगों की हत्या हो जाती है, 70 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। जून से जुलाई 2026 रावलकोट में हिंसा हुई। पीओके में इंटरनेट बंद। रावलकोट की आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्त में आ गए। 14 जुलाई 2026 पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चला दी। 9 लोगों की हत्या कर दी गई और अब तक 61 लोग मारे जा चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमन खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि पीओके विवादित जमीन नहीं है, बल्कि इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़रारदादें मौजूद हैं और उन क़रारदादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस अलम को बुलंद रखेंगी और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तेज हो गए हैं हमले। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर की है बमबारी। कई अहम मिलिट्री साइट्स को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया है। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर भी अटैक हुआ, यानी जवाबी पलटवार भी ईरान की तरफ से जोरदार। अमेरिका ने लगातार चौथी रात भी ईरान को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात 10 बजे ही हॉर्मुज़ के आसमान में फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की गर्जना गूंज उठी। सेंट्रल कमांड ने अब तक का सबसे घातक हमला किया है और लगातार 7 घंटे तक ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका ने डिस्ट्रॉयर्स की मदद से भी ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, ड्रोन साइट और कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर अचूक निशाने साधे हैं। पेंटागन इस बार किसी भी ढील के मूड में नहीं है। सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि ईरान ने उकसावे वाली कार्रवाई की, पहाड़ी देशों में मिसाइल अटैक किए, कई निर्दोष लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, जिसके बाद हमें ये विध्वंसक पलटवार करना ही पड़ा। अमेरिका की तैयारियों से साफ है कि जंग बहुत भयानक होने वाली है। अरब सागर में अमेरिका के 19 वॉरशिप मुस्तैद हैं। 1000 से ज्यादा मरीन कमांडोज किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान का सैन्य संघर्ष अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका की लॉजिस्टिक्स और एयर पावर को निशाना बनाने में जुट चुका है।
एक के बाद एक अमेरिका के भयानक हमलों से ईरान भड़क उठा। IRGC ने ऑपरेशन नस्र 2 की चौथी, पांचवी और छठी वेव को लॉन्च कर अमेरिका को भी सत्ते में डाल दिया। ईरान के प्रेस टीवी ने दावा किया कि शाहिद ड्रोन ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन अमेरिकी डिफेंस शील्ड को चकमा देते हुए सीधे टारगेट पर जा गिरा। इसके साथ ही जोरदार धमाका हुआ और इलाका दहल उठा। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेहद अहम बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला बोला, जिसमें ईंधन डिपो और सैन्य उपकरणों के बड़े गोदाम ध्वस्त हो गए। तबाही का सिलसिला यही नहीं थमा। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को टारगेट करने का भी दावा किया है। ईरान के मुताबिक हमले में वो शेल्टर मिट्टी में मिल गया जहां F-15, F-16 और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात थे। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों की आग अब ग्लोबल मार्केट को भी झुलसा सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सबसे बड़े हथियार होर्मुज को लॉक कर दिया है। यह कदम ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। अमेरिकी हमलों से करहा रहे ईरान पर अब दोहरी मार पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद सेंट्रल कमांड ने ईरान की नौसैनिक घेराबंदी लागू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेंट्रल कमांड ने लॉक कर दिया है। अब ईरान और उसके दोस्त देशों के जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 19 वॉरशिप तैनात की हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी शामिल है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से लगातार निगरानी चल रही है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट से ईरान को भारी आर्थिक नुकसान होगा। पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचेगा। हॉर्मुज को ब्लॉक करने का सीधा मतलब यह है ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा और उसकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स ठप हो जाएगा। एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एक घेराबंदी और हमलों का सिलसिला कुछ हफ्तों तक चला तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें $100 का आंकड़ा पार कर सकती हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने यूटर्न के लिए मशहूर हैं। दुनिया भर में कई अहम मुद्दों पर पहले वो फैसला सुनाते हैं और अगले ही दिन फैसला पलट भी देते हैं, मतलब वापस ले लेते हैं यूटर्न। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान किया था कि होर्मुज में सुरक्षा देने के लिए जहाजों से वो टोल वसूलेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद वो फिर से पलट गए। अब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए, बताते हैं आपको। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो यूटर्न हुआ है, होर्मुज में 20% टोल का फैसला वापस उन्होंने ले लिया। खाड़ी देशों के नेताओं से चर्चा उन्होंने की, वार्ता के बाद खत्म कर दिया टोल। अब खाड़ी में बड़ा निवेश करेंगे कह रहे हैं। निवेश से अमेरिका में बढ़ेगा रोजगार, दुनिया के लिए होर्मुज में दे रहे हैं सुरक्षा, ये वो दावा कर रहे हैं। लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। मैंने ईरान को एक मौका दिया, उन्होंने हमला करके बड़ी गलती की। अब हम ईरान को बुरी तरह कुचल देंगे या कुचल रहे हैं। 47 सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक इंजीनियर के ठिकानों पर छापे मारे। अब चीफ इंजीनियर बी रविंदर के ठिकानों पर छापों में करीब 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। एसीबी ने बी रविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने एक साथ बी रविंदर के ठिकानों, उनके रिश्तेदारों और जानकारों के 11 ठिकानों पर छापे मारे। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को एक चीफ इंजीनियर के ठिकानों से खजाना हाथ लगा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बी रविंदर के 11 ठिकानों पर एसीबी के अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा। इसमें उनका ऑफिस, रिश्तेदार, सहयोगियों और कथित बेनामीदारों से जुड़ी जगहें शामिल रही। वहां मिले तमाम दस्तावेजों को कई घंटों तक खंगाला गया। कई चल अचल संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारियां मिली। गहने, जेवरात और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गयी। एसीबी के मुताबिक बरामद हुई तमाम संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में कुल कीमत 9.25 करोड़ रुपए है। लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर इन संपत्तियों की ताज़ा कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बी रविंदर काफी समय से एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर थे। अब एसीबी इस बात की जांच कर रही है कि बी रविंदर ने ये संपत्ति कैसे और किसकी मदद से हासिल की। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी के बाद क्या क्या जब्त किया, अब जरा समझ लीजिए। रंगारेड्डी जिले में 5 प्लॉट, हैदराबाद में 4 रेजिडेंशियल फ्लैट, शमशाबाद में 4 एकड़ कृषि भूमि, मोकिला में 300 वर्ग गज का विला, कोंडापुर इलाके में G+4 बिल्डिंग, 3.82 लाख रुपए कैश बरामद, 45.05 लाख रुपए बैंक डिपोजिट जब्त की।
1.44 किलो सोना बरामद किया गया है। 1 किलो से ज्यादा, लगभग 1.5 किलो के आसपास, जिसकी कीमत है कितनी, करोड़ों में बताई जा रही है। 12.5 किलो चांदी को एसीबी ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही एसीबी ने 17.24 लाख रुपए के घरेलू सामान को भी जब्त किया है। 9.5 लाख रुपए के आसपास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 लग्जरी गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ 16 लाख रुपए। और अब बात फीफा की, फुटबॉल की, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने धमाकेदार एंट्री मार ली है। डलास में खेले गए रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोच लुइस डे ला फुएंटे और युवा स्टार यमाल की घातक टीम अब 16 साल बाद एक बार फिर खिताब के बेहद करीब। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। 16 साल बाद स्पेन एक बार फिर खिताबी मुकाबले में पहुंच गया है। डैलस में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन शुरू से ही हावी रहा। मैच के 22वें मिनट में माइकल ओयारजबई ने गोल कर स्पेन को बढ़त दिलाई। इसके बाद 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर फ्रांस की वापसी की राहें मुश्किल कर दी। हालांकि लामिन यामाल का एक शानदार गोल ऑफसाइड की वजह से रद्द कर दिया गया। फ्रांस ने मैच में वापसी की कोशिश की और टारगेट पर अधिक शॉट भी लिए, लेकिन स्पेन के मजबूत डिफेंस और सटीक पेसिंग के साथ उसकी एक न चली। कोच डिडियर डुशैम्प ने हार के लिए रेफरी के फैसलों पर नाराजगी जताई, लेकिन स्पेन का दबदबा भारी पड़ा। इस जीत के साथ ही स्पेन अब रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड में फाइनल खेलेगा। उसका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड में से किसी एक टीम से होगा। इस खबर के साथ ही अभी के लिए 4 के अलाम में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में और रात 8:45 में भारत की बात बताता हूं लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।